बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। निगरान वजीर आजम को अपनी काबीना तश्कील देनी मुश्किल हो गई। पाकिस्तान पिछले 12 दिनों से बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। हुकूमत हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, हालात खराब थे, खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के नो गो एरियाज के खिलाफ अज खुद नोटिस ले लिया। एक वजीर आजम की चिट्ठी ना लिखने पर छुट्टी हुई, दूसरा चिट्ठी लिखकर फंस गया। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर इंतहाई हसास हो चुकी है, मगर मायार क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट दबंग थी और अब तगड़ा इलेक्शन कमीशन। सियासतदानों के सारे बल निकल रहे हैं। इंतखाबात पर शदीद बदअमनी का खतरा है। रियासती इदारे सर जोड़कर बैठ गए। तालिबान ने सफबंदी शुरू कर दी। पाकिस्तान के बड़े शहर निशाने पर हैं। बैतुल खला कम और मोबाइल ज्यादा। पाकिस्तानी भी क्या कौम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट पर सर पकड़ लिया। पाकिस्तान पिछले 12 दिनों से हुकूमत के बगैर चल रहा है। 16 मार्च को असेंबली और हुकूमत अपनी मुद्दत को पहुंचकर खत्म हो गई। होना तो यह चाहिए था कि निगरान सेटअप फौरन ही कारोबार मुमलिकत संभाल लेता, लेकिन ऐसा सियासतदानों की बाहमी रकाबतों के बायस ना हो सका। लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर किसी नतीजे पर पहुंच सके और ना ही पार्लिमानी कमेटी के दरमियान इत्तेफाक हो सका। इलेक्शन कमीशन ने 24 मार्च को मीर हज़ार खान खोसो का इंतखाब किया और 25 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान के छठे निगरान वजीर आजम का हलफ लिया। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी मीर हज़ार खान खोसो अपनी काबीना तश्कील देने में कामयाब ना हो सके। इस नाकामी की वजह यह बताई जा रही है कि वो अपनी टीम जिस मयार की तश्कील देना चाह रहे हैं, इस मयार की सतह के लोग दस्तयाब ही नहीं, और जो दस्तयाब हैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एक इत्तला यह भी है कि निगरान वजीर आजम को उस वक्त शदीद धचका लगा जब उनके इल्म में लाया गया कि विफाकी काबीना के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पहले ही मुआहदा हो चुका था। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी 3 सूबों में भी हुकूमत के बगैर ये सूबे चल रहे हैं और इस वक्त अमलन पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन चला रहा है। लेकिन सवाल है कि यहां हुकूमत होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है? वैसे तो पिछले 5 साल यहां लोगों की मुंतखब हुकूमत रही, मगर फिर भी एक खला था जिसको पुर करने के लिए दीगर आईनी इदारों को किरदार अदा करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे वक्त में कराची पर सरापा सवाल बनी जब मुल्क में मुफाहमत के नाम पर जमहूरी हुक्मरानों का राज था। इब्ने आदम का एक फर्द नाहक मारा जाए तो दिल को हाथ पड़ता है, और यहां 5 सालों में 7000 अफराद मार दिए गए, लेकिन लहू का सुराग मिला और ना ही किसी कातिल की कमी गाह का पता चला। कराची पर कब्जा और इजारादारी का यह आलम था और है कि कराची पुलिस के एक डीआईजी ने रिपोर्ट दी कि नो गो एरियाज आज भी कराची में मौजूद हैं, और वो भी ऐसे ममनुआ इलाके जहां पुलिस और रेंजर्स भी दाखिल नहीं हो सकती। पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट कराची में अमन की मुतलाशी है, लेकिन हुकूमत मुफाहमत के बुखार में मुब्तला रही और कराची में लाशों पर लाशें गिरती रहीं। कोई कराची की बदअमनी का ताल्लुक नस्ली तासुब से जोड़ता, कोई इसे लिसानी बीमारी का मर्ज कहता, तो कोई इसे गुंडा राज के लिए अंडरवर्ल्ड वॉर करार देता है। लेकिन दर हकीकत कराची का मसला अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो पैसा है। हुकूमत ने कराची की बदअमनी की जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं की, बल्कि सब अच्छा की गर्दान करती रही। ताहम जमीनी हकायक अपनी जगह मौजूद हैं कि कराची में अमन एक लाश से दूसरी लाश के दरमियान जो वक्फा होता है उसे अमन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इस अमन के हवाले से छपने वाली खबरों की बुनियाद पर वहां पाए जाने वाले नो गो एरियाज के खिलाफ सो मोटो नोटिस ले लिया है। कल इस मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सवाल सादा सा है कि कराची के नो गो एरियाज किसने कायम कर रखे हैं, इसकी वजह क्या है और क्या इन एरियाज को खत्म किया जा सकता है। और सवाल यह भी अहम है कि इस मरहले पर नो गो एरियाज के खिलाफ कार्रवाई मजीद बदअमनी और इंतखाबात के इल्तवा का बाइस तो नहीं बनेगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं फारूक सत्तार, डिप्टी कन्वीनर हैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के, और अहमद हसन साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, एडिटर रोजनामा दुनिया है। अहमद हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये बताएं, ये नो गो एरियाज किसने कायम किए हैं, क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात बड़े हैरत और बड़े अजूबे की है। अच्छा, फारूक भाई आप बात कीजिए। अहमद साहब, मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ। जी फारूक साहब, आप फरमा रहे हैं ये नो गो एरियाज क्यों हैं, किसके हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात
बड़ी हैरत और अजूबे की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब ये पता चला कि कराची में जराइम माफिया ने और यहाँ इंतहा पसंद दहशतगर्दों ने ऐसे इलाके कायम कर रखे हैं जहाँ आम शहरी का आना जाना मुहाल है, बल्कि नामुमकिन है। और मैं समझता हूँ कि ये तो कराची बदअमनी केस का नोटिस लेते ही जो सुमो मोटो लिया गया था जी, वक्त इस बात को आश्कार हो जाना चाहिए था। और अगर सुप्रीम कोर्ट की सही रहनुमाई उस वक्त हुकूमत, इंतजामिया, वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे करते हैं, तो मुझे ये यकीन है कि आज हम कराची की बदअमनी, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, तशद्दुद और ये नो गो एरियाज और यहाँ जराइम का खात्मा आसानी कर सकते थे कि जहाँ जहाँ नो गो एरियाज हैं, जहाँ ये जराइम माफिया के लोग हैं, जहाँ ये इंतहा पसंद और दहशतगर्द हैं जो एक बाकायदा साजिश के जरिए बार बार यहाँ लसानी फसादात की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। कभी शिया सुन्नी के नाम पे जहाँ पर वो कत्लेआम करते हैं, तो कभी बम धमाके करके मसलक की बुनियाद पर ऐसी आबादियों को निशाना बनाते हैं कि जहाँ से इश्तियाल अंगेजी हो, तो ये ऐसे इलाके किसी से ढके छुपे नहीं है और इनकी निशानदही बार बार हुई है। मुझे तो पहली बात ये हैरत हो रही है और ये अजूबे की बात है कि आज इंकशाफ कैसे हुआ। ये बात तो पहले आश्कार हो जानी पहले हो जाती और इस पर एक्शन हो जाता तो आज ये हालात ना होते। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमने तो बार बार पॉइंट आउट किया कि ये एक तीसरी हुकूमत है जो कराची को डिस्टेबलाइज कर रही है और कराची को गैर मुस्तहकम करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम और कमजोर कर रही है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद कर रही है। और इसको ये कौमी मसला है, ये सिर्फ कराची के लोगों का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान को यहाँ पर दाव पर लगाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार, रहनुमा एमकेएम, हमसे बात कर रहे थे। अहमद हसन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये फरमाएगा ऐसा मुमकिन है ये नो गो एरियाज खत्म हो सकते हैं, कहीं इस कोशिश में बदअमनी और तो नहीं फैल जाएगी? जी, नो गो एरिया खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस जैसे ही ये काम शुरू होगा यकीनन इसकी मुज़ाहमत होगी और सख्त मुज़ाहमत होगी, इसलिए कि नो गो एरिया तो कायम ही वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हथियार होते हैं और वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। लेकिन पुलिस और रेंजर्स ये ऐसी फोर्सेज हैं जो इस मुज़ाहमत पर काबू पा सकते हैं। ये नो गो एरिया जो हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट की रोशनी, तारीफ करदा रोशनी में वो इलाके हैं जहाँ पर हुकूमत की रिट नहीं है और किसी भी हुक्मरान का पहली जिम्मेदारी होती है कि वो हुकूमत की अमलदारी कायम करे। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये काम, ये जो बुनियादी काम था हुक्मरानों का, ये भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। लियारी के अलावा कौन से इलाके हैं अहमद हसन साहब? लियारी के अलावा भी और इलाके हैं? इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो लियारी पर ही है, लेकिन बहरहाल ऐसा जरूर है कि सियासी इख्तियार रखने वालों ने बहुत ज़्यादा अब तकद्दुस का दर्जा दे दिया है अपने इलाकों को और वहाँ पर उन्होंने इस तरह की बातें कर दी हैं कि जी यहाँ कोई और ना आ सके। लेकिन एक बात मैं और भी बताऊं कि ये नो गो एरियाज जो हैं वो, उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वही कि जो अगरचे खुले इलाके हैं, वहाँ मोबाइल भी जा सकती है, सब कुछ जा सकता है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा खौफ है मुसल्लह अफराद का कि पुलिस भी जाने से घबराती है। सही। लेकिन दूसरे नो गो एरियाज वो हैं जो कच्ची आबादियां हैं और उनकी इतनी तंग गलियां हैं कि वहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सही। और तीसरे? तो वहां पर बहुत से जराइम पेशा अफराद जो हैं वो अपने अड्डे कायम कर लेते हैं, मनशियात फरोश अपने अड्डे कायम कर लेते हैं जी। और अभी हाल ही में कुछ अरसे से ये हुआ है कि कराची में जो खुशहाल इलाके हैं, पोश इलाके हैं, वहां पर जी हर गली में, हर मोहल्ले में बैरियर लगाना शुरू कर दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सही। बज़ाहिर तो इसका जवाब बनाया जाता है कि जी चोर या डाकू रुक जाएं, लेकिन असल बात यह है कि चोर डाकू तो क्या रुकेंगे, असल बात यह है कि पुलिस नहीं जा सकती, वहाँ रेंजर्स नहीं जा सकती और उसका नाजायज फायदा वो लोग उठाते हैं जो जिनकी वहाँ
होटल हैं या ये कि कबाब पराठे की दुकानें हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। सही, यानी पूरे कराची में जगह जगह ये नो गो एरियाज हैं, इन्हें खत्म किया जा सकता है, लेकिन 5 साल में अगर ये काम नहीं हो सका तो फिर निगरान हुकूमत कैसे कर पाएगी? अहमद हसन साहब हमारे साथ हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। एक वजीर आजम की चिट्ठी ना लिखने पर छुट्टी हुई, दूसरा चिट्ठी लिखकर फंस गया। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर इंतहाई हसास हो चुकी है, मगर मयार क्या है? खबर है कि साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। राजा परवेज अशरफ का जुर्म यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि किराए के बिजली घरों के स्कैंडल की वजह से उनकी शोहरत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त की कि रेंटल पावर केस की इंक्वायरी नैब से लेकर शुएब सडल कमीशन की तर्ज पर किसी कमीशन से करवाई जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अरसलान इफ्तिखार का केस नैब से लेकर शुएब सडल को दे दिया गया। लेकिन लगता है कि राजा परवेज अशरफ के सारे अंदाजे मार खा गए। शायद वो सोचते होंगे कि बस एक बार मामला किसी कमीशन में गया तो फिर हमेशा के लिए किसी अंधे कुएं की नजर हो गया, जैसे हमुदुर्रहमान कमीशन, साने एबटाबाद कमीशन वगैरह वगैरह। राजा परवेज अशरफ को यह ख्वाहिश महंगी पड़ गई। अदालत का कहना है कि वज़ीर आज़म की हैसियत से चीफ जस्टिस को खत लिखना अदालती मामलात में मुदाखलत है। अगर राजा परवेज अशरफ के खत को दुरुस्त मान लिया तो आने वाला हर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेगा। दरअसल राजा परवेज अशरफ को लेने के देने पड़ रहे हैं। उन्होंने एक खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके बेटे के साथ होने वाले सलूक का ताना दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने इस खत को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करार दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना है कि चीफ जस्टिस बजाते खुद कुछ नहीं होता बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होता है, इसलिए यह चीफ जस्टिस की नहीं बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। तौहीन अदालत का मामला भी अदालत का अजब इख्तियार है। एक वज़ीर आज़म की छुट्टी इसलिए हुई कि वो चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं था और दूसरा वज़ीर आज़म खत लिखकर फंस गया। जजों को बराह रास्त मुतासिब कहकर माफी मांगने वाले एमक्यूएम के कायद को छोड़ दिया गया और बाबर अवान क्या चेयरमैन नैब की माफी भी आज तक अदालत के लिए काबिल कबूल नहीं। क्या तौहीन अदालत में किसी अदालत को लामहदूद इख्तियारात हासिल होते हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के मारूफ कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा से। सलमान साहब, सबसे पहले तो फरमाएं, नाअहली से बचने का रास्ता क्या है इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म के पास? जी, वो रहम की इस्तदाई कर सकते हैं। अगर वो चाहती हैं कि मामला बहुत आगे ना बढ़े तो मैं समझता हूँ उनको फौरी तौर पे अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का ख़त लिखना और एक तहकुमाना लहजे में ख़त लिखना और एक ताना नुमा हवाला देना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम लोगों के खतूत वसूल करता है और उनको अक्सर पटिशन बनाकर अदालत में समाअत के लिए लगा भी देता है, लेकिन एक वज़ीर आज़म का ख़त लिखना और अपनी ज़ात के हवाले से एक सहूलत तलब करना या एक खुसूसी लाया अमल तलब करना, इसमें वाक़अतन एक इदारे पर, अदलिया पर हावी होने का अंसर शामिल था। इसलिए उनको मैं समझता हूँ माफ़ी मांगना चाहिए, वरना तौहीन अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अब मैं समझता हूँ काफ़ी सीरियस है। रहमान मलिक साहब को जिस तरह छूट नहीं दी गई, उनकी माफ़ी के बावजूद उनकी माफ़ी में भी कुछ मैं समझता हूँ सुकून था, लेकिन अब बड़े खुलूसे दिल से माफ़ी मांगने का मौका है राजा साहब के लिए। और राजा साहब ने अगर माफी ना मांगी या माफी उनकी कबूल ना की गई तो वो भी नाअहल हो सकते हैं यूसुफ रजा गिलानी की तरह। ये फरमाइए कि ये लामहदूद इख्तियारात होते हैं, सवाबदीदी हैं, क्योंकि कहीं हम देखते हैं रहमान मलिक साहब को माफी नहीं मिली, फसी बुखारी साहब को नहीं मिली, बाबर अवान साहब को ना मिल सकी और एमक्यूएम के कायद को मिल गई। देखिए, ये कहना कि उनको इसलिए माफ़ी मिली अल्ताफ हुसैन साहब को कि वो एमक्यूएम के कायद थे, मैं समझता हूँ ये पूरी बात नहीं है। लेकिन बात वाक़अतन यही है कि अदलिया का इख्तियार है, अदलिया की सवाबदीद है। वो समझती है अगर कि कहीं उसकी एहानत हुई है और इस दर्जे तक एहानत हुई है कि अवाम में पूरे इदारे का वक़ार जो है उस पर एक सवाल उठाया गया है उसके हवाले से, तो फिर माफ़ी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर अदलिया ये समझती है कि एक शख्स ने एक लम्हे में, एक जज्बात में आकर कुछ कह दिया है लेकिन उससे पूरे इदारे की तौहीन मकसूद नहीं थी, तो माफ़ी को मान भी लिया जाता है। अगर एक वज़ीर आज़म को लग रहा है उसकी बदनामी हो रही है तो उन्होंने तो ये कहा कि जिस तरह अरसलान इफ्तिखार के साथ जो सलूक किया गया है वही मेरे साथ किया जाए, तो किस तरह तौहीन हुई? देखिए, सही तरीका ये था कि वो अदालत में कोई दरख्वास्त देते अपने वकील के ज़रिए
ख़त लिखना जो है एक वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस को, वो ये ज़ाहिर करता है कि आप अपने आप को अदालती अमल से मावरा या बरतर समझते हैं। अगर वो अदालत में एक दरख्वास्त देते और कहते कि मुझे नैब की तफ्तीश पर एतमाद नहीं है, जिस तरह अरसलान इफ्तिखार साहब की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी, वो दरख्वास्त देते और कहते कि मुझे नैब की तफ्तीश पर एतमाद नहीं है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि तफ्तीश किसी और के हवाले की जाए, चाहे वो FIA हो या कोई खुसूसी कमीशन हो, तो मामला फिर अदालत पर छोड़ दिया जाता और अदालत अपनी सवाबदीद में कोई कमीशन कायम करती या किसी और इदारे को तफ्तीश के लिए कहती। यहाँ उन्होंने एक मुतालबा किया और अदालत में आकर मुतालबा नहीं किया, बराह रास्त एक खत लिखा, जैसे कि उनका एक जाती नौयत का खत जो है अदालत उसके ताबे है। अच्छा, ये वसीम सज्जाद साहब आज अदालत में कह रहे थे कि हजारों खत लिखे जाते हैं चीफ जस्टिस को, अगर वज़ीर आज़म ने एक शहरी की हैसियत से खत लिख दिया तो क्या बुरा किया? नहीं, देखिए, वज़ीर आज़म में और आम शहरी में फ़र्क है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब वज़ीर आज़म मुल्क का लगातार मुसलसल नाफरमानी करे तो उसका जो असर होता है इदारे पर, वो एक आम शहरी की नाफरमानी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा और एक मुनफरिद नौयत का असर है। इसी तरह एक सिटिंग वज़ीर आज़म का ख़त लिखना और एक मुतालबा करना एक बूढ़ी औरत, एक बेवा, एक लाचार के ख़त के बराबर नहीं है। यहाँ पे मकसद जो था अदालत पर हावी होना था, ना कि अदालत के सामने एक मुअद्दबाना इल्तिजा करना था। उनको वकील मुयस्सर थे, वो अदालत में वकील के जरिए आ सकते थे। खत वो लोग लिखते हैं जिनके पास वकील करने की इस्तात नहीं होती, वो शहर से कहीं दूर होते हैं, जो सखर से कहीं लैया से खत आ जाते हैं, तो उनको अदालत बिल्कुल दूसरे पैराए में देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा हमारे साथ थे, उनका कहना है कि गलती की, खत नहीं लिखना चाहिए था। बहरहाल अब साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ मुश्किल में फंस चुके हैं और अगर तौहीन अदालत में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई और सजा याफ्ता ठहरे तो फिर वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह नाअहल हो सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। एक सुप्रीम कोर्ट दबंग थी और अब तगड़ा इलेक्शन कमीशन, सियासतदानों के सारे बल निकल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए कमर कस रखी है। ऐसा आजाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आवाम ने पहले कभी देखा ना सोचा, जिसे सिर्फ अपने फराइज की अंजामदही से गर्ज है। वाबस्तगी, सिफारिशें, दबाव, कोई भी चीज इसके इरादों को मुतजलजल नहीं कर रही, जिसके इख्तियारात भी लामहदूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात की स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी अथॉरिटी करार दे दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर नैब, नादरा, FBR और स्टेट बैंक की रिपोर्ट मानने का पाबंद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी को भी कह दिया है कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों का कोई इख्तियार हासिल नहीं। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन हर वो काम बिला खौफ व खतर और बगैर रुकावट के कर रहा है जिससे शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके। कल इसने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने का हुक्म दिया था, तो आज मुल्क भर में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने के साथ पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने के अहकाम भी जारी कर दिए। सियासी जमातों की दरखास्त मानते हुए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में भी 2 दिन की तौसीक कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ इसके जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक से सियासतदानों के सारे कस बल निकल रहे हैं, जिसमें इंतखाबी खराजात के लिए उम्मीदवारों को 4 अप्रैल तक अकाउंट खोलने की डेडलाइन दी गई है। उम्मीदवार इस बात के पाबंद होंगे कि वो अपने तमाम इंतखाबी खराजात इसी अकाउंट से करेंगे। उम्मीदवार हर जुमेरात को अपने खराजात की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को देगा। ज़ाब्ता अखलाक में कौमी असम्बली के लिए खराजात की हद 15 लाख, सूबाई असम्बली के लिए 10 लाख रुपए मुकर्रर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई सियासी जमात वोटर्स को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया नहीं करेगी। कार रैली और बॉल चौकिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोयटा में नाराज बलोच क़यादत को मनाने और इलेक्शन इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपने फैसले आज़ादी से करके सियासतदानों के जी जला रहा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे खड़ी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हर तरह से मदद कर रही है। कहीं मातहत अदलिया को पाबंद किया जा रहा है कि 4 अप्रैल तक जाली डिग्री वालों का फैसला किया जाए और कहीं दोहरी शहरियत वालों को नाअहल करार देने की बात हो रही है। ये सारे इक़दामात अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी अहम है कि क्या इलेक्शन कमीशन जमीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर फैसले कर रहा है? ऐसा ना हो कि कल को वोटर को ट्रांसपोर्ट फराहम करने और उम्मीदवार के खुद कागजात नामजदगी जमा करवाने जैसे फैसलों की तरह ये फैसले भी बाद में वापस लेना पड़े। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन अपने इक़दामात से कहीं
खुद ही इंतखाबात मुलतवी कराने का सबब बन जाए। इसी बारे में हम बात करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत से अहम फैसले किए, आज तक इतना खुद मुख्तार आज़ाद इलेक्शन कमीशन नहीं देखा हमने। इस पर भी हम आएंगे कि क्यों ये आज़ादी है और खुद मुख्तारी है। 10 से 15 लाख लिमिट है, 15 लाख कौमी असम्बली के लिए, 10 लाख सूबाई असम्बली के लिए। रियलिस्टिक है? इतने खर्चे में कोई इलेक्शन लड़ सकेगा पाकिस्तान? इससे भी कम में भी लड़ा जा सकता है। आखिर पैसे आपने कहाँ खर्च करने हैं? कि अगर पब्लिक रैलीज आपने करनी है तो अगर आपने पैसे दे के लोगों को ले आना है तो तब तो आपको पैसे चाहिए। और अगर पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, आपसे वफादारी है, आपको पसंद करते हैं, तो आपके कहने पर, आपकी तकरीर सुनने, आपके इज्तिमा में, आपके जलसे में वो खुद आ जाएंगे। आपको कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये रियलिस्टिक है, लेकिन ये है कि पैसे का काम हमारे इंतखाबी अमल में बहुत असर दिखाता है, लेकिन वो ऐसे अंदाज में असर दिखाता है जो हिसाब किताब में नहीं आता। और काफ़ी चीज़ें उम्मीदवार कर सकते हैं जो हिसाब किताब में नहीं आएंगी, कि अगर वो लोगों को नहीं ले आते जी, तो उनके जो हिमायती हैं हल्के के अंदर, उनके दोस्त हैं, उनके ख़ानदान के लोग हैं, वो लोगों को ले आएंगे। आखिर ये तो कह सकते हैं कि जी आपने किसी को लिफ्ट दी है, राइड दी है, या आपके साथ बैठ के आए हैं, सही, या आपका ताल्लुक़ उस उम्मीदवार से इससे ज़्यादा नहीं कि आपके वो दोस्त हैं, लेकिन आप लोगों की मदद कर रही हैं। कि ये तो फ़र्ज़ नहीं किया गया ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि लोग पैदल ही चल के वोट डालने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं भी है तो किसी और से आप मदद ले सकते तो हैं। मेरे ख्याल में ये जो आप जिन ज़मीनी हक़ाइक़ की जब आप लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये साइंस का असूल है, कभी तब्दील नहीं हो सकता। सही। ज़मीनी हक़ाइक़ को हमने मुल्क और आइन के मुताबिक और आवाम की उम्मीदों के मुताबिक और पब्लिक या मफाद आमा में हमने तब्दील करना है। ये रिटर्निंग ऑफिसर के जो इख्तियारात हैं, कि पहले कहा गया कि वो सारे देखेंगे, नैब है, FBR है, दीगर इदारे हैं, नादरा है, वो सब डाटा चेक करेंगे, खानदानों के पास कितना पैसा है, टैक्स दिया नहीं दिया, कोई केस तो नहीं है। लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में है, उसके पास सारे इख्तियारात हैं, वो जिसको चाहे अहल करार दे, जिसको चाहे नाअहल करार दे, चाहे उसकी तमाम रिपोर्ट्स ठीक भी हों, तो पाबंद नहीं है वो सबकी रिपोर्ट्स मानने का। नहीं, क्यों नहीं पाबंद? ये है कि पाबंद तो नहीं हो सकता ना। खुद मुख्तारी का या अपने फ़राइज़ को अंजाम दही के लिए अगर वो स्टेट बैंक के ताबे हो जाएं या नैब के ताबे हो जाएं तो फिर खुद मुख्तारी ख़त्म हो गई। उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आएंगी वो देखेंगे जी। वो जजेस हैं, वो देखेंगे कि क्या उनमें वज़न है, क्या किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके मुताबिक नामजदगी का फैसला करेंगे। अभी वज़ीर आला पंजाब जो निगरान बने हैं नजम सेठी साहब, उनको उन्होंने रोक दिया, कोई तकर्रुर, कोई तबादला आप नहीं कर सकते, कोई इस तरह का बयान उनका आया और उसके बाद उनको रोक दिया गया। तो फिर निगरान हुकूमत किस लिए? अगर वो ये सब काम भी नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त हावी नज़र आ रहा है हमें पूरी तरह से। देखिए, अगर निगरान वज़ीर आला जिस तरह से नजम सेठी साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा, जो जायज़ बात है कि हमारा काम इंतखाबात को शफाफ और मुनसफाना तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से कराना है, और हमने इलेक्शन कमीशन का हर कहना मानना है, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल कराना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। अगर ये मकसद है तो तकर्रियाँ और तबादले किस मकसद के लिए? वो तो नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ करने की ज़रूरत है वो इलेक्शन कमीशन अगर सिफारिश करता है तो निगरान वज़ीर आला को करना चाहिए, वरना तकर्री और तबादले के ऊपर पाबंदी रहनी चाहिए। इस वक्त जो रुकावट डाल रहा है उसको हटा भी रहा है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए। स्क्रूटनी गवर्नर में ये एक बात सामने आई कि वो रुकावट डाल रहे हैं। अगर हम इस तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो पूरी कोशिश कर रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों, लेकिन कहीं इसकी इस कोशिश में इंतखाबात मुलतवी तो नहीं हो सकते या इल्तवा का शिकार तो नहीं हो सकते। जिस तरह हमने देखा कि अब 2 दिन की मजीद टाइम मिल गया, 16 तो फहरिस्तें साथ आपको लगानी है कि मैं ठीक हूँ, ये भी मेरे बिल, हर चीज़ की आपको साथ लगाने। उन सियासी जमातों ने कहा 2 दिन और दे दो, 2 दिन दे दिए गए, तो डिले तो नहीं होता जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में उसामा ये बात हमें करनी नहीं चाहिए मीडिया के अंदर। ऐसा ना कोई इरादा है इलेक्शन कमीशन का, या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनका मकसद इल्तवा में डालना नहीं है, इलेक्शंस को शफाफ बनाना है। मैं नहीं समझता कि उसके लिए कोई गुंजाइश है, या पाकिस्तान का कोई मुहिब वतन शहरी या कोई इदारा ये चाहेगा कि पाकिस्तान में इंतखाबात जिनका ऐलान कर दिया गया है वक्त पर ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमें इस किस्म की बात उनके बारे में नहीं करना चाहिए, उनका वो ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं कि जो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए
जो ज़ाब्ता अखलाक उन्होंने बनाया है उसको इन्फोर्स करने में कोई मसाइल तो पैदा नहीं हो सकते। मैं नहीं समझता कोई मसाइल पैदा होंगे। जो लोग जाली डिग्री वाले हैं, आपको पता है बहुत से नाम इस तरह से सामने आए, कई लोग इसमें नादहिंदा हो सकते हैं। अगर वो होते हैं वो भी तो रैलीज निकाल सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं, एक मुश्किल तो खड़ी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। या आपको लगता है ये सब लोग आ ही जाएंगे किसी ना किसी तरह? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं और मुशर्रफ के ज़माने में भी और जो हमारा जमहूरी दौर है उसमें भी वो दनदनाते फिरते रहे, उन्होंने मैं समझता हूँ कि ख़यानत तो ज़रूर की है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि मुशर्रफ का ये फ़ैसला कि डिग्री होनी चाहिए इंतखाबात लड़ने के लिए बदनीयती पर मबनी था। मैं ये समझता हूँ कि जो जमहूरियत का जो एक तरीका है तो उसके लिए तालीम और काबिलियत का जो म्यार है वो नहीं होता। काबिलियत अगर जांचनी है तो वो आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनकी जो आवाम है वो जांचते हैं। अब डिग्री शर्त नहीं है, अब तो अब शर्त नहीं है, झूठ बोला, धोखा दिया। अब शर्त, वो जो धोखाधही और झूठ वाली बात है कि अगर आप चाहते हैं कि इतना अखलाकी लिहाज से बिल्कुल आपके पास अच्छे नुमाइंदे होना चाहिए, एक आइडियल है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आर्टिकल 62 और 63 की जद में आते हैं तो उनको आना चाहिए, लेकिन ये पाबंदी नहीं होना चाहिए। अब वो पाबंदी नहीं है, उसका फैसला हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो जुलूस निकाल के अपनी बात बनवा सकते। आपकी तमाम बातों में उम्मीद नजर आ रही है कि इस दफा इलेक्शन कमीशन जो तारीख में हमने नहीं देखा, कल्चर बदल सकेगा। वो असलहा, वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, बड़े बड़े इश्तिहारात, कैंपेन्स तक उन्होंने मंगवा लिए हैं कि सियासी जमातें जो हैं उनके कितने पैसे आपने लगाए हैं अब तक इश्तिहारात में, वो सारी फरिश्तें मंगवा ली हैं। ये कल्चर आप समझ सकते हैं कि आइंदा के लिए हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों में इतना सलाहियत है कि एक जो इल्म और तजर्बा और दानिशमंदी की रोशनी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें, और वो ढाल रहे हैं। ये एक मायूसी जो पाकिस्तान में फैलाई जाती है कि हम नहीं कर सकते। दुनिया अगर जमहूरियत को अख्तियार कर सकती है, कुछ मुसलमान मुआशरे भी कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग या बाहर के लोग जो हमारे ऊपर गहरी नज़र रखते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, इनमें मज़हब है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो सियासी और फौजी हुक्मरान इस मुल्क के ऊपर काबिज रहे हैं, उनका इरादा ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए या आज़ाद इंतखाबात कराने चाहिए। मगर अब वो तो हमेशा इस किस्म के रेफरेंडम और इंतखाबात कराते रहे कि जिनमें को 98% लेते रहे, तो जाहिर है कि हमने उसको तब्दील करना है। इस दफा उनको शीशा भी दिखाना है कि आपने ये कुछ किया था। सही, अब आज़ाद और खुदा नजर आ रहे हैं और अब कैमरे भी होंगे इनके अफसरान के पास और देखेंगे कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा ज़ाब्ता अखलाक की। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तजज़ियेकार, आपने सुना। वो पर उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराने में कामयाब होगा और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल भी करवा सकेगा। इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे टॉप स्टोरी में। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। इंतखाबात पर शदीद बदअमनी का खतरा है, रियासती इदारे सर जोड़कर बैठ गए, तालिबान ने सफबंदी शुरू कर दी, पाकिस्तान के बड़े शहर निशाने पर हैं। इंतखाबात खूनी हो सकते हैं, पुरअमन इंतखाबात एक ख्वाब हैं, बड़ी सियासी शख्सियात की जान को खतरा है। पुरअमन इंतखाबात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को दिन रात हाई अलर्ट रहना होगा। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतल्लिका इदारे इसी मसले का हल निकालने के लिए सर जोड़े बैठे हैं। कल इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम ने सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसमें तमाम खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर खौफनाक इंकशाफात हुए। इन रिपोर्ट्स में खबरदार किया गया है कि इंतखाबात पर शदीद बदअमनी का खतरा है। दहशतगर्द बम धमाके, खुदकुश हमले करके इंतखाबात को सबोटाज करने की कोशिश में है। इंतखाबात में घिनौनी कार्रवाई के लिए कालादम तंजीमों ने भी इत्तेहाद कर लिया है, जो मिलकर इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों को निशाना भी बना सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में पेश की गई हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सरगर्म है, तो लश्कर जंगी इस्लामाबाद में कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रही है। तीरा में कालादम तहरीक तालिबान लश्कर इस्लाम की अंसारुल इस्लाम के खिलाफ जंग जारी है, जो फाटा में इंतखाबी अमल को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से 40,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। खुफिया इदारों की ये भी रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्द
दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दूसरे शहरों पर हमलों की मंसूबाबंदी भी कर रखी है। शायद इन्हीं खतरात को मद्देनजर रखते हुए कल होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद का इरादा किया गया। फौज ने हसास पोलिंग स्टेशनों के लिए दरकार सिक्योरिटी मुहैया करने का अज़्म जाहिर किया है। 5 साल में होने वाले दहशतगर्द हमले बताते हैं कि दहशतगर्द जहां चाहें हमले कर सकते हैं। क्या ऐसे में पुरअमन इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं? इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार सलीम साफी से। सलीम साफी साहब, इतनी खौफनाक खतरनाक रिपोर्ट्स हैं, इंतखाबात को पुरअमन कैसे बनाया जाए? जाहिर बात है कि पुरअमन बनाने के लिए तो ज़रूरी है कि कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे दिए जाएं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, और उसके या तो ये तरीका हो सकता था कि ताकत के ज़रिए इन लोगों को पिछले 9 साल में ख़त्म किया जाता या दबा दिया जाता। वो तो नहीं हो सका। दूसरा ऑप्शन किसी पॉलिटिकल सलूशन का था, और बदकिस्मती से वो मौका भी हमारी क़यादत ने ज़ाया कर दिया। तो अब तो हमें भी ये खौफ है, ये ख़दशा है कि शायद अगले इंतखाबात काफ़ी खूनी होंगे। इसका अब हल क्या है? अभी क्या किया जा सकता है? क्या मुज़ाकरात निगरान हुकूमत करे तालिबान से कि इलेक्शन में इस तरह से ना किया जाए? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कोई? देखिए, एक तो ये कि लॉन्ग टर्म इस मसले का हल हो सकता है, क्योंकि 30-35 साल का मसला है, तो जाहिर बात है उसको चंद दिनों में हल नहीं किया जा सकता। और उसके लिए तो ज़रूरी है कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मजमूई तसव्वुर है उसमें तब्दीली लाई जाए, और जो हमारी अफगान पॉलिसी है, जो हमारी हिंदुस्तान से मुतालिक पॉलिसी है, और जो हमारी वेस्ट से मुतालिक पॉलिसी है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, उसमें तब्दीली लाई जाए। शॉर्ट टर्म में तो अब ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ पे अगर तो देखिए, बलूचिस्तान में भी BLA ने भी, BLF ने भी और दीगर तंजीमों ने भी ये धमकी दी है कि जो लोग इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो वो उनको बलोचों के खिलाफ होने वाले मजालिम का हिस्सा समझेंगे। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान ने भी वाजे कर दिया है, और खुसूसन 3 जमातों का नाम लिया है कि उनके खिलाफ लोग जाने से गुरेज करें। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को निशाना बनाने के लिए जो स्क्वाड तैयार किया गया है अदनान रशीद की क़यादत में, उसकी तो उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी। तो दूसरा ये कि इन लोगों के साथ कोई जंगबंदी या मुफाहमत की जाती, वो नहीं हो सकता। तो ज़रूरी ये है कि जो सिविलियन और मिलिट्री इदारे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, जो कि माजी में नहीं था, पिछले 5 सालों में नहीं था। और दूसरा, जो सूबों के और मरकज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और पुलिस में जो पॉलिटिकल तकर्रियाँ हुई है उनसे जान छुड़ाई जाए, मेरिट पे तकर्रियाँ की जाए। परवेज मुशर्रफ के अलावा भी बड़ी शख्सियात कुछ हैं जिनको खतरा है, क्योंकि आपने इशारा दिया अवामी नेशनल पार्टी है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, इनके बारे में तालिबान ने कह दिया इनके जलसों में ना जाएं। लेकिन ये तो तहरीक तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनका वीडियो पैगाम है, और उसमें 3 जमातों का खसूसियत के साथ जिक्र किया गया है। एक अवामी नेशनल पार्टी, दूसरा MQM और तीसरी जो पीपल्स पार्टी है। और लोगों से कहा गया है कि वो इनके जलसों से दूर रहे। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी स्पेशली उन्होंने कह दिया है, और वो तैयारियों की वीडियो भी दिखा दी है। लेकिन अगर आप देखें तो माजी में दीगर जमातों के जलसों पे भी हमले हुए हैं, या उनसे वाबस्ता लोगों को भी निशाना बनाया गया है। और अभी इन जमातों में से तो रिसेंटली बशीर अहमद बिलोर थे, या फिर मंजर इमाम थे MQM के, तो बेनज़ीर भुट्टो बड़ी मिसाल थी पीपल्स पार्टी की सफ़ों में। और लगता यही है, और इत्तलात भी यही है कि उन्होंने भी पूरी तैयारी इंतखाबात के तनाजुर में की है, क्योंकि मिलिटेंट को भी ये अंदाज़ा था कि पॉलिटिकल क़यादत जो कि पिछले सालों में मुख्तलिफ जगहों पे पस पर्दा चली गई थी, वो इंतखाबात के दौरान खामखा सामने आएगी। जी, तो अब अगर कोई खुदा न खास्ता ना करे कि कोई सानिया हो, लेकिन अगर हम जिस तरह कराची में हमने देखा है, अब्बास टाउन में, अलमदार रोड पर हम कोयटा में देखते हैं, इस तरह का कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी हो जाए तो इलेक्शन को मुलतवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम जिन हालात तक पहुँचे हैं, और ये जो पूरा पाकिस्तान दहशतिस्तान बन गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि माजी में जमहूरियत डिरेल होती रही। और फिर ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में इंतखाबात हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते। पहले तो मुमकिन कोशिश हर ये होनी चाहिए
कि पॉलिटिकल क़यादत भी महफूज रहे और सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाए कि जिसमें बड़े जलसों से गुरेज किया जाए, जुलूसों से गुरेज किया जाए, ताकि सिक्योरिटी के इदारों के लिए अपना काम आसान हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसके बाद भी सियासी क़यादत निशाना बनती है तो उस सूरत में भी मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि इंतखाबात को मुलतवी होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ख़तरा मौजूद है कि अगर एक ख़ास कैलिबर के लीडर निशाना बन गए तो उसके बाद मुमकिन है कि कुछ लोग इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश भी करें। बहुत मुख्तसर, मेरे पास वक्त कम रह गया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कोशिश की, मुज़ाकरात की, अंदर की खबर क्या है? उसमें कुछ हो नहीं रहा? जी, वो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान की वो कोशिश बस सिर्फ कोशिश ही रही और APC तक महदूद रही, क्योंकि उसके बाद उनको न एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो अहेड दे दिया गया और न दीगर ताकतवर इदारों की तरफ से। इसलिए मेरे ख्याल में अब मौलाना फजलुर रहमान उस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते और दूसरी तरफ तालिबान ने भी जो पेशकश की थी उसको वक्ती तौर पर वापस ले लिया है। बहुत शुक्रिया सलीम सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी बता रहे हैं कि खतरात बहुत हैं और बहुत कोशिश करनी होगी इन इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए। जाते जाते पाकिस्तान के हवाले से एक मुनफरिद इंकशाफ भी सुनते जाएं, वो ये कि पाकिस्तानी अवाम के पास टॉयलेट कम है और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा। ये इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में किया गया है। ये उस पाकिस्तान की बात हो रही है जहाँ 7 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च 2013 को मुद्दत मुकम्मल करने वाली कौमी और सूबाई असम्बलियों में सिर्फ 100 ख़ानदानों की नुमाइंदगी थी। अगले इंतखाबात में कोई तब्दीली आती है या नहीं, टॉप स्टोरी देखते रहिए। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।